नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत मस्त होंगे। तो ये हमारा महाभारत बैच है, ठीक है ना। और हम इसका पहली जो क्लास है वो डेमो ग्रुप में यूट्यूब में भी पब्लिश करेंगे, बाकी एप्लीकेशन में रहेगा, क्योंकि उनको भी तो दिखाना है कि महाभारत बैच में हम देख क्या रहे हैं। क्योंकि भरोसा तभी तो होगा ना सर। हम महाभारत बैच में वो सर आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये महाभारत बैच में जीव विज्ञान का जो मैं लाइव पेपर यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, लगभग हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं सर कितना बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं महाभारत बैच को। और इसमें हम कितने सेट सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। तो इसमें मैं आपको कुल जो सेटों की संख्या देने वाला हूँ 7 से 8 सेट दूंगा। कितना दूंगा? 7 से 8 सेट। 8 सेट तक मैक्सिमम बहुत सफिशियंट है। और ये 8 सेट में वो सारे टॉपिक हम आपका करवा देंगे जो सर बोर्ड में आएंगे। इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन रह जाएंगे तो वो तो बाकी यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब पे हम लाइव सॉल्व कराते हैं। बट आप कितना सफिशियंट है, तो महाभारत बैच की जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये 8 क्लास का वीडियो साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बाकी हम तो आपको लाइव सॉल्व करा ही रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहा है। साहिल, बिल्कुल। यहाँ पे सुमित है, मयंक है, हाँ सचिन है, दिवांशु है केमिस्ट्री का, और ऋषभ है, इंद्रेश है। बिल्कुल। हाँ लालू, लालू आ गए क्या भैया? आ रहा है लालू यार, बहुत दिन के बाद आए हैं। तो ऐसे बच्चे। और हाँ, जो बच्चे यूट्यूब पर इस क्लास को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने महाभारत बैच को नहीं किया है ज्वाइन, तो भाई साहब महाभारत बैच को कर लीजिए ज्वाइन। क्योंकि ये आपके लिए समझ लीजिए एकदम रामबाण इलाज है सर। महाभारत बैच का जो क्लास है सर रामबाण इलाज है। तो जितने भी बच्चे हैं वो महाभारत बैच को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यदि आप इसे यूट्यूब से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा डेमो ग्रुप में यूट्यूब पे जरूर पब्लिश करेंगे। ये महाभारत बैच के जीव विज्ञान के आने वाले पेपर सेट का क्लास नंबर 1 है। बस आपको एक ही क्लास मिलेगा, बाकी पीडीएफ और वीडियो महाभारत बैच के अंदर ही मिलेगा। तो यूट्यूब से देख रहे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके महाभारत बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एप्लीकेशन पे आते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट है, तो मैं आपको बता दूं, जो आल्ट वाले बच्चे अगर मान लीजिए इसको देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज अर्थशास्त्र का पेपर 2 सेट अपलोड हो गया है। हिस्ट्री का अपलोड नहीं हो रहा है, तो जबकि क्लास आ चुका है वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। साथ ही साथ आपके लिए मैंने इंग्लिश का वीडियो सॉल्व करा रहे हैं, वो आ जाएगा बाद में भी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आपको पीडीएफ ही दे दूं। तो देन सेट 1 आपका पीडीएफ इंग्लिश का आपका महाभारत बैच क्लास में आ चुका है, जाके करिए। हिंदी के सारे सेट आपके खत्म हो चुके लाइव क्लास के दौरान, आपको मिल ही गए हैं पूरे सेट पीडीएफ। पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश का मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया। अब कोई कमेंट नहीं करेगा सर पीडीएफ लाइए इंग्लिश का, तो अब क्लास आ जाएगी, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वेट करिए सर, मिलेगा ना। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सर जी आपका ये समझ लीजिए वही लगभग कि मैं 25 दिसंबर से स्टार्ट करूंगा, जो कि हमारा 20 जनवरी के पहले तक फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों समाप्त हो जाएगा, डोंट वरी। और आर्ट वालों को पूरा खत्म हो जाएगा। टाइमिंग बदल दीजिए यार, टाइमिंग क्या ही बताऊं मैं तो सर। बहुत ही नंबर टाइम मुझे कम मिलता है, तभी मैं महाभारत बैच के लिए ले आया और लाइव क्लास दिया। मेरा बस यही मेथड था कि आपको मैं पेपर दूं, बट मैंने कोशिश किया कि इसको मैं सॉल्व ही कराऊं, ताकि आप लोग जुड़े और पढ़िए पढ़ते रहिए। चलिए सर, हम यहाँ पे क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपका कोई भी भाई बहन बंधु हैं, वो भी हैं, बोलिए सर महाभारत बैच में आए, ज्वाइन कराइए। अपने स्कूल में भी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। जितने यहाँ पे 155 100 कमेंट भाई 155 की स्पीड चल रहे हैं यहाँ पे, बाकी हजारों बच्चों तो यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्या ही बोले सर, काउंट हम लास्ट पेपर के दिन आपको बताएंगे सर कितने बच्चे महाभारत बैच में ज्वाइन हुए हैं। ये मैं लास्ट पेपर के दिन आपके सामने रखूंगा यूट्यूब पर, टेंशन मत लीजिएगा। और आप लोग अगर चाहेंगे सीखेंगे तो सर आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी लाइए। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, वो आपका जो वादा है ना, तोड़ूंगा नहीं, आपसे किया गया वादा। चलिए सर, यहाँ पे हम, ठीक है, रिकॉर्डेड कर लीजिएगा। सोने जा रहे हैं तो सोते रहेंगे जिंदगी भर सर, ठीक है ना। सत्यम, पढ़ लो भैया। चलिए, ये हमारा क्या है सर, सेट 1 है बायोलॉजी का। हम लोग सेट 8 तक ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलने वाला है, ठीक है ना। और पास होने के लिए 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। और ये हमारा 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलेगा आपको सर, समय मिलने वाला है। सर 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलने वाला है, समय मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, प्रारंभ के जो 15 मिनट है प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों द्वारा देना है। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है सर फिगर।
कुछ ना है, फिगर आपको जरूर ड्रा करना है, जहां इंपॉर्टेंट फिगर दिखेगा मैं आपको सॉल्व कराता जाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल प्रिया, प्रिया यहाँ पे है, मोहित है, आयशा है, भाई सब हजारों की संख्या में कमेंट आते हैं, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। दिवांशु बोल रहे हैं सर हम अपने दोस्त लोगों को भी, बिल्कुल थैंक यू सो मच यार, जुड़िएगा। और हाँ, और प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाके रेटिंग जरूर करिएगा एप्लीकेशन को, ठीक है ना। चलिए सर यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 1 है, सफिशियंट है, बाहर मत पड़िएगा बहुत ज्यादा। बाकी यूट्यूब की जो भी क्लासेस रहेगी यूट्यूब की जरूर आप करिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे सर सेट 1 का यहाँ पे पहला प्रश्न है, टेपीटम का कार्य होता है। अच्छा, जो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आया था सर, अति लघुत्तरी में भी खूब बनता है। तो टेपीटम का कार्य होता है, ध्यान देना, पराग कणों को पोषण प्रदान करना। मतलब कि जैसे हमारे माँ बाप होते हैं हमें भोजन देते हैं, उसी प्रकार जो टेपीटम होता है वो किसको देता है, पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। पराग कणों का होता है क्या कार्य, तो पराग कणों का कार्य होता है परागण की क्रिया को संपन्न करना, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अपरा सॉरी अपरदाहारी है, क्या है, अपरदाहारी है, कौन सा है सर जी, तो ये है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सब क्या है, अपरदाहारी। अपरदाहारी का मतलब क्या होता है, जो खेत होता है, भूमि होता है, क्या होता है, भूमि, भूमि में छिद्र करना, क्या करना, छिद्र करना, छिद्र करना, क्या कहलाता है, अपरदाहारी कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरदाहारी कहलाता है। भूमि में छिद्र करना क्या कहलाता है, अपरदाहारी कहलाता है। जिसके द्वारा जो भूमि होती है वो सांस लेती है, उसके अंदर ऑक्सीजन जाता है और उसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या पक्षी भूमि में छेद करता है, नहीं करता। हाथी करता है, नहीं करेगा। मेढक नहीं करेगा, कौन करता है सर, केचुआ करता है। कौन करता है, केचुआ करता है। तो इसका मतलब समझिएगा, ये पेपर में आपके 2024 के पेपर में आया हुआ है। हाँ हाँ जिसान, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, चिंता ना करो, मैं करवा दूंगा। और अब मेहनत करना शुरू कर दो, टाइम खत्म हो गया, ठीक। ये प्रश्न खूब बनता है, डेंगू वाला, डेंगू वाला खूब प्रश्न बनता है, ध्यान देना। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू बोले तो डेंगू का दूसरा नाम क्या है, हड्डी तोड़ बुखार। इसका प्रश्न बनता है कि डेंगू क्या है, कैसे होता है, रख रखाव बचाव, ये वाला आपका प्रश्न बनता है। तो मादा एडीज मच्छर होती है, कौन सी होती है सर, मादा एडीज, जो मच्छर होती है, मच्छर होता है, वो हमारा सर डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का क्या होता है, वाहक होता है। कौन होता है सर, एडीज। कौन होता है, एडीज होता है, ध्यान देना, रखते चलिए जाइए हमारे साथ, ठीक ना। उसके बाद कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है, खूब प्यारा सा प्रश्न है। 2023 में भी बना था, 2022 में भी बना था, 2024 में भी ये प्रश्न बना है। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है, यानी कि एंजाइम को काटने का काम कौन करता है, एंजाइम को तोड़ने का काम कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस करता है। कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस करता है। कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस करता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, बहुत बढ़िया भी है साहब, हर साल होता है। बहुत बढ़िया भी है, कॉपी कर रहे हो। बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में मिलेगा क्या, अरविंद भाई इंग्लिश मीडियम में तो नहीं है यार, करेजा क्या बताएं। अगर हमसे हो पाता ना तो कसम से हम दे देते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं बहुत मेहनत करता हूं, पता है। अभी हम ना कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क करवा रहे हैं, मतलब कि वहां पे अपना स्टूडियो डेवलप करा रहे हैं, वहां पे भाग के जाना पड़ता है। हमारा एग्जाम है, वो भी सर जी देना है, अभी मेरा एग्जाम है, ठीक है ना। बहुत भाग दौड़ है, लेकिन अगर मुझसे हो पाता ना तो कसम सर मैं आपको जरूर करता, आपके लिए इंग्लिश मीडियम का जरूर करता। लेकिन इंग्लिश माध्यम से है तो आप लोग कम से कम हिंदी इंग्लिश तैयार कर लो, वो मैं पूरा पेपर फंसा दूंगा, गारंटी है, सीएम दे रहा है। मैं जो महाभारत में बोलता हूँ वही मैं यूट्यूब पर बोलता हूँ, जो यूट्यूब पर वही महाभारत में। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि सर यूट्यूब पे कुछ और दहाड़ रहा हूँ, महाभारत में कुछ और। मेरा सर वो फितरत में नहीं है, ठीक है ना। जो सर पढ़ते हैं वही पढ़ाते हैं आपको। तो कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को विशिष्ट स्थान से काटता है, एंडोन्यूक्लियस। यहीं पे और प्रश्न प्यारा सा, कौन सा जोड़ता है भैया, जोड़ता कौन सा है, डीएनए को जोड़ने का काम कौन करता है, तो लाइगेज करता है, ध्यान देना।
कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है, कौन सा एंजाइम डीएनए को खंडों को काटने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, कुछ भी प्रश्न बने। एंडोन्यूक्लियस कौन सा जुड़ता है, लाइगेज। क्लियर है का, क्लियर है का, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। शिवराज बोल रहे हैं गुरुदेव अब भी ज्वाइन हुए हैं। भाई साहब डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होते हैं, सच बता रहे हैं। शिवराज जी आप अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए, करवाएंगे आ रहा है गुरुदेव, करवा देंगे। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न। चलिए सर यहाँ पे है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम लिखिए। मैंने एक प्रश्न बताया था बहुत प्यारा सा, पराग कणों को कौन पोषण प्रदान करता है, एपीटम करता है। शुक्राणुओं को कौन पोषण प्रदान करता है, सर्टोली कोशिका करती है। कौन सी कोशिका करती है, सर्टोली कोशिका है। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है सर जी क्या करना, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को भोजन देना, यानी कि उनके विकास में सहायता करना। कौन सी, सर्टोली कोशिका है। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती हैं। कितने जोड़ी वृषण होते हैं, 2 जोड़ी वृषण होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा, उदर गुहा के नीचे और बाहर लटके रहते हैं। और किस में पाए जाते हैं भैया, लड़कों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, एमटीपी और गिफ्ट का पूरा नाम। तो एमटीपी का पूरा नाम है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग गर्भपात बोलते हैं, बट ये आप पूरा नाम याद रखिए, खूब आता है। उसके बाद गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। गिफ्ट का पूरा नाम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे है, अनुवांशिकता की इकाई होती है सर जीन। जीन जो होता है अनुवांशिकता की इकाई होता है। अनुवांशिकता होता क्या है, मेरे मम्मी पापा के लक्षण मेरे में आएंगे तो क्या होता है, अनुवांशिकता होता है। और वो किसके द्वारा आएंगे, जिन के द्वारा आएंगे। किसके द्वारा आएंगे, जिन के द्वारा आएंगे। एक होता है अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, वे लक्षण जो माता पिता से बच्चों में आते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे बालों का झड़ना, क्या बालों का झड़ना, आदिवासी तेल। भैया आप कौन सी तैयारी करते हैं ऋषभ सर, हमारी जो तैयारी भैया, अब कौन सी तैयारी करेंगे सुबह में, गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर लेवल की सब तैयारी है। आई एम सिविल इंजीनियर, ठीक ना, फ्रॉम बीटी, मतलब उत्तर प्रदेश से यार किए हुए हैं। अब का ही बोले आगे मत पूछो, इंजीनियर का बहुत तगड़ा हाल होता है। बायोलॉजी मैंने पढ़ा है, कसम से बायोलॉजी पढ़ा है, और आर्ट भी मैंने पढ़ाई कर रखा है। ठीक ना, सोच रहे हैं कि इस बार फार्मेसी तगड़ा एकदम करेंगे। चलिए सब पढ़ लो यार, पैसा लगेगा और क्या, पढ़ाई तो सब करनी पड़ेगी ना। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे, अनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट कोडान त्रिक होते हैं। तो याद रखना 64 कोडान जो होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, वाहित मल क्या है। वाहित मल वह अपशिष्ट पदार्थ है जो पाचन तंत्र से बाहर निकलता है। अब वाहित मल क्या होता है, वाहित मल वह अपशिष्ट पदार्थ है जो पाचन तंत्र से बाहर निकलता है। वाहित मल का मतलब, मान लीजिए सर जी एक उदाहरण ले लेते हैं, गोबर। क्या ले लेते हैं, गोबर। आप यूरिन भी ले सकते हैं, यूरिन भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यूरिन भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब जो होते हैं वाहित मल होते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र से बाहर निकलते हैं। अच्छा, वाहित मल का कार्य क्या का होता है, अगर देखा जाए तो वाहित मल को अगर हम लोग खेतों में प्रयोग करें तो उर्वरक क्षमता क्या होती है सर, बढ़ जाती है। ये पेपर में खूब बनता है, खूब बनता है। ठीक ना, पीडीएफ मिलेगा, हाँ मुनेश पीडीएफ इसका मिलेगा, टेंशन ना लो। और लास्ट में आपको हम बताएंगे कल क्लास कितने बजे चलेगी, लास्ट में बताएंगे। ठीक है ना, हाँ कि पता भाग चलो पहले ही। अगला यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न। कल रात को 9 बजे क्लास नहीं रहने वाली कल के लिए, क्योंकि मेरा एग्जाम है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी कितने बजे क्लास शेड्यूल होगी। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है टाइप 1। क्या है यहाँ पे, अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। खूब प्रश्न आता है, खूब प्रश्न आता है। चरस गांजा, हाँ। अफीम एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। अफीम के पौधे से प्राप्त होता है।
अफीम का पौधा क्या नाम है? क्या नाम है? पेपरवर। क्या नाम है? पेपरवर सोमनी फेरम नाम है, इसको बोलते हैं। पेपरवर्म लिखो, ऐसी सही है, इंग्लिश में लिखो यार। पेपरवर सोमनी फेरम नाम है से प्राप्त होता है। इस पौधे के फल से दूध जैसा सफेद तरल निकलता है, जिसे काट कर सुखाया जाता है, और इस सूखे हुए पदार्थ को ही अफीम कहते हैं। अफीम में कई प्रकार के अल्कलॉइड होते हैं, जिसे मार्फिन, कोडान आदि प्रमुख होते हैं। मतलब कुल मिला के एक अफीम का पौधा होता है, इस पे अफीम का फल निकलता है, इस पे एक चीरा लगाते हैं। तो चीरे से, जैसे आप क्या करो भैया, आप ले लो पपीता, पपीता को जब चीरेंगे उसमें सफेद सफेद दूध नहीं निकलता, तो उसी प्रकार अफीम निकलता है, तो वही क्या होता है? अफीम होता है, जिसे मार्फिन, कोडीन आदि इनके प्रमुख भी नाम हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भैया, खूब इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर रिपीट होते हैं, बाद मत बोलना गुरुदेव नहीं बताएं। ठीक है, अरे साहिल ठीक है, देखते हैं। चलिए अगला यहाँ पे, क्लाइनफेल्टर तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? खूब वीआईपी वाला प्रश्न है, तगड़ा वाला प्रश्न है, आप चेक कर लो चाहे। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले ये देखिएगा, और फिर देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या पहले कितनी होती है सर? 47 होती है। कितनी होती है? 47 होती है। इस सिंड्रोम में पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, अर्थात इसमें तो 47 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र की जब वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पे एक्स वाई के साथ एक एक्स गुणसूत्र क्या होता है? जुड़ जाता है, जिसके कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। थोड़ा प्रैक्टिकल समझिएगा। अगर हम बात करें, कोई नर है, नर मतलब गुरुदेव लड़का होता है, एक्स और वाई पाए जाते हैं। ठीक, यानी कुल मिला कितने गुणसूत्र सर? 46 जोड़े गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र बोले तो 23 जोड़ा, 23 जोड़ा होता है ना। अब इसमें एक गुणसूत्र एक्स क्या होता है? जुड़ जाता है, तो 46 के स्थान पे कितना हो जाएगा भैया? अब 47 हो जाएगा। तब क्या होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। टर्नर सिंड्रोम कब कम होता है? यह महिलाओं में होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, वो भी कौन सी गुणसूत्र? एक्स गुणसूत्र। बहुत पॉइंट वाली चीज है, याद रखिएगा, तो प्रश्न पेपर में आता है, छपता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र पुरुष में बढ़ जाता था, वो कौन सा था? एक्स। 46 के स्थान पे 47, यानी कि एक्स एक्स वाई हो गया। ठीक, टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में एक गुणसूत्र की कमी होती है, कौन सा है? एक्स गुणसूत्र, अर्थात एक एक्स गायब हो गया तो कितना बचा? 0 बचा, यानी कि अब 46 था, एक गायब हुआ, कितना? 45। तो याद कर लो। ठीक, उसके बाद देखना है यहाँ पे अगला प्रश्न है, मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखिए। जो प्रतिरक्षा होती है कितने प्रकार की होती है और उनके कौन कौन से नाम हैं? अभी हम लोग आर सेट करेंगे ना, तो हर एक चीजों को वहां पे मेंशन करते चले जाएंगे। हाँ, अरे साहिल करे भाई, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन है भैया? नदियों करके गांव से पानी का वाहिद मल का, हाँ हाँ, निशान तगड़ा है, निशान ने बोल रहे हैं ना वाहिद मल का ये बच्चा परिभाषा दे रहा है। चलिए, तो मानव में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। कौन कौन सी प्रतिरक्षा होती है? एक होती है जन्मजात प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी, और दूसरी क्या होती है? अधिग्रहित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, प्रतिरक्षा होती क्या है? जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं सर जी? प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी कि इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक, एक जन्मजात होता है और एक होता है एक्वायर्ड होता है। अब जैसे जन्मजात का मतलब ये है, जैसे आपको जुकाम हो जाता है तो कोई अलग से दवा लेते हैं? नहीं लेते, वो स्वतः ही क्या होती है? ठीक हो जाती है, कुछ दिन बाद हो जाती है। तो आपने कोई बाहर से दवा लिया? नहीं, हमारे अंदर ये सर क्या है? जन्मजात है। अब एक्वायर्ड क्या है? अधिग्रहित प्रतिरक्षा क्या है? एक्वायर्ड ही याद करो, कई नाम होते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में याद करो सही रहेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी रट लो। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड मतलब हायर कर रहे हैं, यानी कि हम बाहर से कोई ना कोई अपने अंदर
ले रहे हैं प्रतिरक्षा। कैसे? जब कोरोना आया था तो हमें टीका लगाया जा रहा था, टीका। तो वो जो टीका लगाया जा रहा था वो क्या है? वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब हम जब बाहर से कोई रोग से लड़ने के लिए इम्यूनिटी अपने अंदर डालते हैं, दवा खाते हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो भगवान दिए हैं उसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल। यानी कि यह प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त होती है और शरीर को संक्रमण से बचाने में पहली पंक्ति का काम करती है। सबसे पहले यही होती है। दूसरी होती है अधिग्रहित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा जीवन के दौरान विकसित होती है और शरीर को विशिष्ट रोग जनकों से लड़ने में मदद करती है। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक, कोनो दिक्कत होगा तो बता ही देना। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, टाइम नहीं है। अब भैया हम आपको जो समझा रहे हैं पेपर रटेंगे, आराम से दिमाग में फिट होता चला जाएगा। क्लियर है ना? ये नंबर कितने? सब 2-2 नंबर वाले हैं भैया, 2-2 नंबर वाले। अगला यहाँ पे प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सर हम प्रतिजैविक होते क्या हैं, किसे कहते हैं प्रतिजैविक। नोट कर लीजिए, प्रतिजैविक वे रसायन होते हैं जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनके वृद्धि को रोकते हैं और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले दो सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सूक्ष्म जीव जो होता है वो होता है आपका पेनिसिलिनियम और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये दो दो प्रतिजैविकों के उत्पादन में किए जाने वाले क्या सूक्ष्म जीव हैं। जो पेनिसिलिनियम सूक्ष्म जीव होता है यह एक फफूंद है जिससे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है। पेनिसिलिनियम एक ऐसा प्रतिजैविक है जिससे हमें पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा होता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस। यह एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, यह एक ऐसा सूक्ष्म जीव है या एक ऐसा सूक्ष्म जीवाणु है जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन, कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है। तो ये सूक्ष्म जीव है और इनसे हमारा पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या प्राप्त होता है? प्रतिजैविक प्राप्त होते हैं। तो पहला सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? पेनिसिलिनियम। दूसरा सूक्ष्म जीव का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस। पेनिसिलिनियम सूक्ष्म जीव से पेनिसिलिन प्रतिजैविक, स्ट्रेप्टोमाइसिस सूक्ष्म जीव से स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल भाषा समझा रहे हैं। अब भैया मत बताइएगा गुरुदेव नहीं समझ में आया है नहीं साहिल, बताओ। बाबा लव यू टू यार, क्या मजा आ जाता है, एकदम प्यार दे देते हैं आप लोग। पीडीएफ, हाँ मुनेश, बेटा मुनेश दे देंगे पीडीएफ, आ जाएगा अभी अपलोड करा देंगे। अपनी टेक्निकल टीम काम कर रही है उस पर, आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा। जो बच्चे यूट्यूब पर ये डेमो ग्रुप में पहली क्लास यूट्यूब पे मिलेगा देख रहे हैं तो भैया महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसी में पढ़ाता हूँ और वो पेपर सॉल्व कराते जो सर एकदम पेपर छपेगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, सारी हम चीजें दे रहे हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। गुरुदेव विशाल तगड़े वाले चांदनी भैया क्या दे रहे हैं भैया यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? सबसे पहले जानिएगा वन्य जीव संरक्षण है क्या। वन्य जीव का मतलब होता है ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो कि हमारे भारत में पाए जाते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कभी कभी जंगल से गांव में चले जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वन्य जीव कहलाते हैं। अब वो चाहे जानवर हो सकते हैं, पक्षी हो सकती हैं, या फिर नाग नागिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। उनका संरक्षण यानी कि बचाव कैसे करती है भारत सरकार। तो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। जैसे कौन कौन से? खूब पेपर बनता है प्रश्न, ये खूब पेपर बनता है, ध्यान देना। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्यों और जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों का स्थापना किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान में क्या आता है? उद्यान में जैसे पेड़ उड़ आते हैं, पेड़ उड़, जैसे कि बहुत सारे आप ऐसे आप देखेंगे अभी उद्यान, राष्ट्रपति भवन, आप दिल्ली जाएंगे, मैं तो गया हूँ वहां पे, आप देखेंगे तो वहां पे उद्यान लगता है, मतलब वहां पे कई किस्म के आपको पेड़ मिल जाएंगे, फूलों की प्रजातियां मिल जाएगी, तो उद्यान में आती हैं, उनको वहां पे बचा के रखा गया है। ठीक है ना। और वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे जो पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं उनको, और जैव मंडल संरक्षण के क्षेत्र की स्थापना की गई है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972
72 सरकार ने लागू किया है, जिसमें शिकार पर क्या है, प्रतिबंध है, और वन्य जीवों के संरक्षण के नियम भी शामिल किए गए हैं। यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वन्य जीव संरक्षण 1972 है, जिसमें शिकार पर प्रतिबंध है, मतलब आप किसी जीव का मर्डर नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, और उनके वन्य जीवों के संरक्षण यानी उनके सुरक्षा का क्या है, नियम है। अगर हम इसको लागू करेंगे, लागू कर देंगे, तो इससे हमारे जो पशु पक्षी हैं उनको बचाया जा सकता है। उसके बाद लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए विशेष पुनर्वास और संरक्षण कार्यक्रम चलाना, ये क्या है, लुप्त प्राय प्रजातियां। लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे आपसे पूछा जाए चील, कभी देखे हैं? नहीं देखे होंगे आप लोग चील, आज डाल के सर्च करिए, गुरुदेव चमगादड़ देखे हैं, चील नहीं देखे हैं। तो ये चील एक ऐसे प्रजाति है जो कि सर हमारे भारतवर्ष से गायब होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इनको संरक्षित किया जाए, मतलब इनको सुरक्षा दिया जाए, और इनके लिए एक पुनर्वास, एक घर की स्थापना किया जाए, जहां पर जो चील हो वो सर जी जीवित रह सके। अच्छा, चील एक होता है सर जी जो पारसी धर्म, पारसी धर्म में पता है उनको आसमान में दाग देते हैं, आसमान में ही, मतलब उनको मतलब कि उनका संस्कार किया जाता है। सर आसमान में कैसे किया जाता है, जो पारसी धर्म के होते हैं लोग, हालांकि अब चील तो है नहीं, आसमान में ऐसे होता है कि उनका एक घर होता है, क्या होता है, एक घर बनाया जाता है बहुत ऊंचा सा, और वहां पर चमगादड़ वो होते चील होते हैं, और उनको वहां पर ले जाकर रख दिया जाता है, जो आदमी होते हैं उनको वहां पर रख देते हैं, और चील उनको नोच नोच के क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो उनको आसमान में उनका संस्कार किया जाता है, ऐसा पारसी धर्म में होता है। बट देखने में, मतलब एक सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा भाई साहब, कोई भी अगर पारसी धर्म का है, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनको क्या करते हैं पता है ना, घर होता है बहुत बड़ा सा, टावर होता है, उसके ऊपर लेकर जाके रख देंगे, वहां पे चील होते हैं, उनको खा डालते हैं, और जो बाद में हड्डियां बचती है उनको ले जाके प्रोवाइड कर देते, नहीं तो सर उनको फेंक दिया जाता है। ठीक, हाँ, हौसला बुलंद है तो मंजिल पर पहुंचना है। बहुत बढ़िया अखिलेश, आप ही तो। हाँ, थैंक यू सो मच, राम दयाल बेटा मस्त आदमी है। हाँ, वंश भैया आएगा, अब भैया आएगा ना, भैया आएगा, वंश भैया, केमिस्ट्री भी आएगा, फिजिक्स का आएगा, सब आएगा यार। अब तो हम इंग्लिश का पीडीएफ दे ही रहे हैं उसके वीडियो के साथ, और बायोलॉजी दोनों चालू हो गया, डोंट वरी। ठीक, अच्छा, इंग्लिश में जो ना सर, उसमें आपका एक है पैसेज, पहला वाला 15 नंबर का, तो उसको बिल्कुल चिंता मत करना, वो मैं आपको सॉल्व करने का एक तरीका समझा दूंगा। तो पैसेज को लेके बहुत ज्यादा चिंता मत करना, मैं पैसेज को सॉल्व करने का तरीका आपको समझा दूंगा, वो वहां से हो जाएगा, ठीक है ना, उसके लेके टेंशन मत लेना। अगला यहाँ पे लघु उत्तरीय टाइप सेकंड प्रश्न आता है। पहला यहाँ पे प्रश्न है, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिएगा, एक होता है शारीरिक रोध, एक होता है कोशिकीय रोध। अब सर ये फिजिकल बैरियर क्या होता है और सेलुलर बैरियर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैं समझाता हूं। शारीरिक रोध, ये पेपर में आया हुआ 2024 के पेपर में, यह बाहरी अवरोध है जो शरीर को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं, जैसे त्वचा, बलगम और श्लेष्म झिल्ली। ये बैक्टीरिया, वायरस, अन्य रोगाणुओं को शरीर में पहुंचने से रोकते हैं। जैसे मान लीजिए शारीरिक रोग क्या है हमारे पास, ये क्या हमारा सर, चमड़ा है, ये क्या हमारा शरीर का चमड़ा है ना, ये किससे बचाता है हमारे, अगर ये चमड़े को हटा के अगर हम लोग मिट्टी डाल दें तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा, दर्द होने लगेगा। ये सब क्या है, ये सब शारीरिक रोग है, ये सब क्या है, शारीरिक रोग है। बलगम है, आपके अंदर हमेशा बलगम बनता रहता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो बाहर में सूक्ष्म कण है ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और ये बलगम के माध्यम से हम लोग, देखिए जब हम लोग थ्रेशरिंग करते हैं, थ्रेशरिंग कब करते हैं, जब भैया अपना होता है का गेहूं की कटाई, तो हमारे अंदर जाता है ना, और फिर हम लोग थूकते रहते हैं भनाभन, क्योंकि हमारे अंदर वो कण जा रहे हैं और हम लोग थूक रहे हैं। भैया हम भी किसान फैमिली से आते हैं, डोंट वरी, हम हाँ अडानी अंबानी नहीं है, ठीक है ना, तो हम भी खूब थ्रेशरिंग करवाते हैं घर पे जाके, कभी कभी मम्मी कॉल करती है, पापा कॉल कर, भाई कोई नहीं आओ यार, यहाँ पे हो रहा है खेत में, तो जाना पड़ता है। तो उस समय बलगम के द्वारा निकलता है ना, तो ये क्या होता है सर, शारीरिक रोध। कोशिकीय रोध क्या होता है, यह रोध शरीर के अंदर प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा होता है, जिसे फागोसाइट या लसिकाणु, ये कोशिकाएं हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है जो हमारे अंदर प्रवेश करता है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा क्या है, विसंयोजन का नियम क्या होता है। विसंयोजन का नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। विसंयोजन को ही हम लोग शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है, मेंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है।
किसी लक्षण को संतति तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व पुनः युग बनाता है और इस कारण माता तथा पिता के कारक संतति में क्या अपना प्रभाव दिखाते हैं। ध्यान देना, विसंयोजन का नियम क्या है? मेंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। किसी लक्षण को संतति तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व पुनः युग बनाता है और इस कारण माता तथा पिता के कारक संतति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे जब प्रथम पीढ़ी या मतलब प्रथम पीढ़ी जब पीढ़ी में प्राप्त संकरण, ये यहाँ पे फोन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति का स्वयं संकरण कराया जाता है तो बनने वाली संततियों में फिर से लंबेपन और बयोने पर के लक्षण क्या होते हैं? परिलक्षित होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले ये हमारा क्या है? ये हमारे जनक है, ठीक है ना। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ से क्या, ये स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी निकला, दोनों आपस में संकरण करें, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये लंबा है, ये लंबा है, ये क्या है सर? बौना है। क्या है? बौना है, बौना है। तो जब यहाँ पे बौना लंबा मिलता है तो कैसा पौधा बनता है? लंबा पौधा बनता है, लंबा पौधा बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पीढ़ी कहते हैं। ये स्मॉल टी है ना, प्रथम पीढ़ी कहते हैं। जब ये प्रथम पीढ़ी आपस में संकरण करते हैं तो अलग अलग हो जाते। देखिए ये अब इन्हीं का आपस में प्रथम पीढ़ी का संकरण करा दीजिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोनों का क्या होगा? अलग अलग अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे। फिर आपस में क्या करेंगे? संकरण करेंगे तो ये लंबा 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 और एक बौना बनेगा। बस यही क्या युग्मकों की शुद्धता का नियम है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, ये पेपर में आपके बना हुआ है कि कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसे कहते हैं ध्यान देना। तो कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती है। यह कोशिकाओं के समूह में ट्यूमर यानी कि गांठ का निर्माण कर सकता है जो आप आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर सकता है और रक्त या लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में क्या कर सकता है सर? फैल सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। अब सर कैंसर के बचाव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कैंसर से बचने के लिए हमें स्वस्थ जीवन शैली चुनना होगा। ठीक, जैसे कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ वजन बनाए रखना। अब नियम संतुलित आहार का मतलब ये होता है, हाँ भैया इंपॉर्टेंट ही सब, और क्या भैया, और क्या वही ये क्या करवा रहे हैं? पेपर इंपॉर्टेंट ही करवा रहे हैं। अब कौन सा इंपॉर्टेंट करवा दें यार, नहीं समझ आ रहा है क्या यार भाई। हम कह रहे हैं कि ये आप 8 सेट तैयार कर लो, इससे बाहर आएगा ही नहीं पेपर में। अब कौन सा इंपॉर्टेंट कराएं यार उम्मीद, हद है यार, मतलब आप लोगों का साहिल यार, मतलब इतने भी दिमाग में मतलब सेंस नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ भाई इससे बाहर नहीं आएगा, आप क्या दे दे इंपॉर्टेंट, आप ही बताओ ना यार। ऑफ कर देते हो, बताओ यार मुड़ी। हाँ ठीक है। हम्म। अब जाए के बर्गर पिज्जा खाबो तो यही होगा, इसलिए बर्गर पिज्जा ना खा के हरा भोजन लीजिएगा। हरा मतलब समझ में है ना, जैसे कि पालकी उलकी खाइए। अलगा यहाँ पे पालक ओलक। धूम्रपान और शराब से बचाओ। तंबाकू और अत्यधिक शराब का सेवन कैंसर का प्रमुख कारण है। सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाओ। त्वचा कैंसर से बचने के लिए धूप से बचे तथा सन स्क्रीन का क्या करें आप लोग? प्रयोग करें। उसके बाद यहाँ पे है संक्रमण से बचाव। हेपेटाइटिस बी और एचपीवी जैसी संक्रमणों से बचाव के लिए टीकाकरण का करवाना। समय समय पर परीक्षण, नियमित जांच से शुरुआती अवस्था में कैंसर का क्या होता है सब पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे है सर कैंसर का उपचार कैसे करते हैं कैंसर का उपचार? सबसे पहले सर्जरी। कैंसर प्रभावित हिस्से को शारीरिक रूप से हटाना चाहिए। कीमोथेरेपी, दवाओं द्वारा कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए। विकिरण चिकित्सा यानी रेडिएशन थेरेपी, उच्च ऊर्जा विकिरण का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना। इम्यूनोथेरेपी में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत करना। और लक्षित चिकित्सा यानी कि विशेष दवाओं का उपयोग करना जो कैंसर कोशिकाओं के विशेष गुणों को लक्षित करती है। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है
एक संकर क्रॉस और द्विटेस्ट संकर क्रॉस को समझाइए। ये मैं आपको अलग से भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जितने भी मेंडल के नियम हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं आपको अलग से कर दूंगा, तो आपका हो जाएगा, परेशान मत होना। ये महाभारत बैच में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम पूरा आधे घंटे में नोट करके अलग से दे देंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। एक संकर क्रॉस क्या होता है? एक संकर टेस्ट क्रॉस में केवल एक विशेष जीन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें एक विशिष्ट लक्षण के लिए विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस माता पिता का क्रॉस होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी पौधे का ऊंचाई का लक्षण देखा जाए तो एक ऊंचा कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा और एक बौना स्मॉल टी पौधे का क्रॉस किया जाता है, और इसमें यह पता चलता है कि संतानों में किस अनुपात में लक्षण पाए जाते हैं, और यह मेंडल के अलगाव के नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नियम के अनुसार 1:1 ये उत्पन्न करता है। दूसरा यहाँ पे द्विटेस्ट क्रॉस। द्विटेस्ट क्रॉस क्या होता है? द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में दो विशेषताओं यानी दो भिन्न भिन्न जीनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और इसमें माता पिता के दो लक्षणों के लिए विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस गुणसूत्रों का क्रॉस किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बीज के रंग YY और एक कैपिटल Y और स्मॉल y और आकार कैपिटल R और स्मॉल r को ध्यान में रखा जाए तो हेटेरोजाइगस कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r पौधे का क्रॉस दो अभिन्न लक्षणों में पुनः गणना के लिए किया जाता है, और इसमें संतानों के 1:1:1:1 का अनुपात उत्पन्न होता है, जो स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के मेंडलों के नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट को दर्शाता है। अब कहेंगे गुरुदेव इसका, तो इसका मैं आपको अलग से ये वीडियो थोड़ा मैं बना के आपको इसी में समझा दूंगा अलग से, तो आपको याद हो जाएगा। इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता मत करिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 5वां। क्या यहाँ पे प्रश्न 5वां का क है समजातता पर टिप्पणी लिखी। सर समजातता अंग क्या होते हैं? तो समजात अंग वे अंग होते हैं जो विभिन्न जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना और विकासात्मक उत्पत्ति एक जैसी होती है। इसका मतलब है कि ये अंग एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। मतलब समझिएगा, समजात अंग वे अंग होते हैं जो विभिन्न जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनका जो बनावट होता है वो समान होता है, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े की अगले वाले टांग देखेंगे तो दोनों क्या है, संरचना और विकास में समान है, लेकिन कार्य अलग अलग हैं। घोड़े का पैर चलने के लिए और मनुष्य का हाथ, हाँ समझ में आ रहा है ना, बाकी नहीं बोलेंगे आगे। उदाहरण के लिए मानव का हाथ, कुत्ते का अगला पैर, व्हील का फिन, चमगादड़ का पंख, सभी समजात अंग आते हैं। ये अंग सभी अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनकी हड्डियों की संरचना एक जैसी होती है। जैसे कि अगर हम लोग एक उदाहरण देखें तो विभिन्न पौधे के फूलों में अलग अलग रंग, आकार और गंध होते हैं, लेकिन इनका सबकी मूल संरचना एक जैसी होती है। जैसे गुलाब है, गुलाब का रंग सफेद भी होता है, गुलाब का रंग गुलाबी भी होता है, पीला भी गुलाब आते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अभी सफेद गुलाब में देखोगे तो उसमें कोई गंध नहीं आती, लेकिन जो गुलाबी कलर का गुलाब होता है उसमें एक गंध होती है। तो ये क्या होते हैं? यही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है हार्डी-बेन-बर्ग का वर्णन कीजिए। यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? हार्डी-बेन-बर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल है, तो इसमें लिखेंगे हार्डी-बेन-बर्ग सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अनुवांशिकी सिद्धांत है जो यह बताता है कि आदर्श परिस्थितियों में किसी आबादी में जीनोटाइप और एलील आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है, और यह संतुलन बनाए रखने के लिए 5 प्रमुख शर्तें होनी चाहिए। मतलब ये बोले कि भैया हमें 5 शर्त होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली जो शर्त है वो है यहाँ पे प्राकृतिक चयन का अभाव। यदि सभी जीवों के जीवित रहने और प्रजनन की संभावना समान हो तो कोई विशेष गुणसूत्र चयनित नहीं होता। दूसरा प्रवासन यानी माइग्रेशन का अभाव। यदि आबादी में बाहरी जनसंख्या से कोई सदस्य न आए और न जाए तो जिन आवृत्तियां प्रभावित नहीं होती। तीसरा है म्यूटेशन का अभाव। म्यूटेशन न होने पर जिन का प्रकार या आवृत्ति बदलती नहीं है। और चौथा यहाँ पे जो है वो क्या है? युग्मक। बोले तो रेंडम मैटिंग, यानी कि यदि सभी सदस्य यादृच्छिक रेंडम रूप से संकरण करें तो किसी विशेष जीनोटाइप के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। और 5वां है
बड़ी आबादी का आकार यानी छोटी आबादी में अनुवांशिक बहाव यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट जिन आवृत्तियों में परिवर्तन कर सकता है जो बड़ी आबादी में कम प्रभावी होता है। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे अगला आपका हार्डी-वेनबर्ग का समीकरण। इस सिद्धांत को गणितीय रूप से निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जाता है। फॉर्मूला क्या है? पी स्क्वायर बराबर 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, जहां p जो है प्रभावी एलील की आवृत्ति है, q क्या है? अप्रभावी एलील की आवृत्ति है, और यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है? तो जो पी स्क्वायर है यह होमोजाइगस प्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति है। 2pq क्या है? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की आवृत्ति है। क्यू स्क्वायर क्या है? होमोजाइगस अप्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्या है? लग बीजाणुधान यानी परागकोश तथा गुरु बीजाणुधान यानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3 अंतर। सबसे पहला है स्थान, दूसरा है कार्य, क्या यहाँ पे कार्य, तीसरा यहाँ पे गुणसूत्र संख्या। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्थान के बारे में। लग बीजाणुधान का मतलब होता है परागकोश, गुरु बीजाणुधान का मतलब होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड। ठीक, अगर हम बात करें परागकोश की, तो जो परागकोश होता है इसका स्थान कहाँ पर होता है? यह पुंकेसर यानी एंथर के अंदर स्थित होते हैं। बीजांड की बात करें तो यह अंडप यानी कार्पेल के भीतर अंडाशय में स्थित होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये इसका इंग्लिश शब्द है अंडप का, और ये इसका इंग्लिश शब्द है पुंकेसर का। उसके बाद बोले कार्य की, तो परागकोश का जो कार्य होता है, परागकोश का जो कार्य होता है, यह सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, जो सूक्ष्म बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, जो परागकणों का निर्माण करते हैं और नर युग्मकों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। अगला है बीजांड। बीजांड में गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर्स बनते हैं, जो भ्रूण थैली का निर्माण करते हैं और मादा युग्मकों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और तीसरा यहाँ पे है गुणसूत्र संख्या। क्या सर जी? गुणसूत्र संख्या। तो जो परागकण होते हैं, परागकणों में साधारणतया एकल यानी कि n गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बने होते हैं। और अगला है बीजांड। तो बीजांड में बनने वाली संरचना भ्रूण थैली में शुरुआत में एकल गुणसूत्र होते हैं, लेकिन निषेचन के बाद बीज यानी कि द्विगुणित बन जाता है। ठीक, ये यानी कि परागकण अगुणित होते हैं और बीजांड द्विगुणित होते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है जो है वो क्या है आपका? समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भैया समष्टि क्या होती है और इनके 3 कौन-कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? कोई दिक्कत है क्या? क्या बताएं यार, आज यहाँ पे फ्लैट पे अपना पानी नहीं आता, तो दिन मैं और गया था, ये बिसलरी ही ले आया। हमने कहा इसे ही पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रिया, ठीक है, एमबी खत्म हो गया? अरे बोल दो घर वालों से भाई। हाँ, अखिलेश ने यहाँ बोला है एक लाइन, दिल किताबों से लगाओ क्योंकि ये बेवफा नहीं होती। बहुत बढ़िया, में लग रहा है तुम्हारा अखिलेश दिल टूटा हुआ है भाई, दिल टूटा हुआ है। ठीक है ना? थोड़ा उसको जोड़ो और भैया पढ़ाई शुरू करो अखिलेश। हाँ, चलो कोनो दिक्कत ना है भाई यहाँ पे। चला भैया आगे चला, देखते हैं सर। समष्टि, समष्टि क्या होती है बोले तो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? समष्टि तो किसी एक ही जात के जीवों का समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और आपस में क्या कर सकते हैं? प्रजनन कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोले? पॉपुलेशन बोले तो समष्टि बोलते हैं। समष्टि की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करना। सबसे पहला घनत्व के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, समष्टि कि देखिए तो समष्टि यानी बोले तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, भैया यही होती है समष्टि। बस इसको बायोलॉजी में समष्टि बोलते हैं, जनसंख्या को। समष्टि घनत्व किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों की संख्या को दर्शाता है। इसे आबादी की संख्या को क्षेत्र की इकाई से विभाजित करके मापा जाता है। समष्टि घनत्व से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्षेत्र में जीवों के रहने और संसाधनों की उपलब्धता कैसी है। जैसे उच्च घनत्व संसाधनों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है। ठीक, अगला यहाँ पे विकास दर। अगला आइटम डालेंगे क्या? विकास दर मतलब ग्रोथ रेट। यह किसी आबादी की वृद्धि या कमी की दर को दर्शाता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन बोले तो माइग्रेशन का योगदान होता है। यदि जन्म और प्रवासन की दरें
मृत्यु और स्थानांतरण की दरों से अधिक है तो आबादी बढ़ेगी, अन्यथा कम है तो क्या होगी, घटेगी। विकास दर आबादी के आकार और उसकी संरचना और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर क्या करती है सर, निर्भर करती है। ठीक, अगला यहाँ पे आपका आयु संरचना क्या है सर, आयु संरचना यानी कि एज स्ट्रक्चर। आयु संरचना किसी आबादी में विभिन्न आयु समूहों का अनुपात है, जैसे शिशु, युवा, वयस्क और वृद्ध। यह आबादी की भविष्य की वृद्धि और विकास की क्षमता का संकेत देती है। यदि आबादी में युवा अधिक है तो भविष्य में इसकी वृद्धि की संभावना अधिक होती है, जबकि वृद्ध वृद्ध आबादी में वृद्धि की संभावना कम हो जाती है। और आयु संरचना समष्टि में स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और दीर्घकालिक अस्तित्व को क्या करता है, दर्शाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। जैसे कि पहला, जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं। भैया जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये विकास वाले चैप्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, अरे राहिल दिन भर पबजी खेलबो भैया, तो मोबाइल बंद ना हुए, बंद कर दो, पबजी वब्जी खेलना बंद कर दो भैया, पढ़ाई वढ़ाई चालू कर दो। ना पढ़ो तो भैया दिक्कत हो जाए, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की, ठीक ना। जितना ज्यादा भैया पढ़ोगे करेजा, उतना ही आपका अच्छा नंबर आएगा। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भैया कि अगर अभी तक आप महाभारत बैच नहीं किए ज्वाइन, तो आप भैया आंख बंद करके महाभारत बैच ज्वाइन कर लो। गारंटी ये शिवम की है, आपको सर हर एक हम प्रश्न करवा देंगे महाभारत बैच में, उसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। उससे बाहर सब पेपर में प्रश्न आएगा ही नहीं, वो सर आपके लिए हम पेपर बनाए हैं, ठीक ना। चलिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ तकरीबन 3.5 से 4 अरब साल पहले हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी पर केवल सरल कार्बनिक अणु बने, जो बाद में जटिल अणुओं और संरचनाओं में बदल गए। इन जटिल अणुओं ने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आदि का निर्माण किया, जिससे सबसे सरल कोशिकाएं बनी और बाद में विविधतापूर्ण जीवन का क्या हुआ, विकास हुआ। इस प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए, जिसमें रासायनिक विकास का सिद्धांत और आद्य कोशिका सिद्धांत क्या है सर, शामिल है। अब इनमें कुछ प्रमुख सिद्धांत भी आए थे, जैसे दो सिद्धांत बहुत फेमस थे। पहला है ऑपरिन हाल्डे सिद्धांत, यानी ऑपरिन का सिद्धांत। दूसरा है पैनस्पर्मिया सिद्धांत। ऑपरिन सिद्धांत देखें, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के प्राचीन वातावरण में मौजूद सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिक बने होंगे, और इन्हीं से जीवन का क्या हुआ होगा सर, विकास हुआ होगा। और पैनस्पर्मिया सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन के बीज अंतरिक्ष में पृथ्वी से आए होंगे। ठीक, अगला यहाँ पे आपका प्रश्न था टिप्पणी करने के लिए, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन यानी कि आदि मानव के बारे में टिप्पणी करना था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसीन यानी कि आदि मानव होते क्या हैं। आदि मानव मानव विकास के शुरुआती चरण में रहने वाले एक प्रकार के प्राचीन मानव थे। इन्हें आमतौर पर आदि मानव के रूप में क्या होता है भैया, जाना जाता है। आदि मानव बोले तो ऑस्ट्रेलोपिथेसीन सीधे चल सकते थे और उनके पास मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्य की तुलना में छोटा होता था। आदि मानव मानव विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मनुष्य कैसे विकसित हुआ है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, वो क्या प्रश्न है, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन रोग को हम लोग क्या बोलते हैं सर, संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण क्या है फैलने का, ये रोग आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सर्दी, फ्लू, एड्स, हेपेटाइटिस आदि जो होते हैं, ये संक्रामक रोगों के क्या है, उदाहरण हैं। इनका रोकथाम मतलब बचा कैसे जा सकता है, तो संक्रामक रोगों से रोकने के लिए टीकाकरण, स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे उपाय हैं, ताकि हम सर इनसे बच सकते हैं। ठीक ना। साहित्यिक हिंदी का पीडीएफ मिल जाएगा भैया आपको। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं सर इंग्लिश का ऑलरेडी सेट चालू हो गया, जाके इंग्लिश सेक्शन में देखोगे वहां पे आपको पेपर मिलना शुरू हो गया है और वीडियो भी मिलना जल्द शुरू हो जाएगा, थोड़ा वक्त दीजिए।
क्योंकि सर एग्जाम दे दें, हो जाएगा 2-3 दिन, उसके बाद उसका वीडियो भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब अब मिलना शुरू हो गया आपको। अगला यहाँ पे डार्विनवाद, क्या है सर? डार्विनवाद। ये डार्विनवाद क्या है, इसको देख लेते हैं। तो डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, जो यह बताता है कि जीवों का विकास धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हुआ है। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी भी आबादी में विभिन्न जीवों में प्राकृतिक रूप से भिन्नता होती है, और इस भिन्नता के कारण कुछ जीव अपने पर्यावरण में बेहतर अनुकूल हो पाते हैं। बेहतर अनुकूल जीवों के जीवित रहने और प्रजनन की संभावना अधिक होती है, जिससे वे अपने अनुकूल लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर पाते हैं, और इस प्रक्रिया को योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा जाता है। डार्विनवाद के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से, उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला सिद्धांत था भिन्नता का, यानी कि एक ही प्रजाति के विभिन्न व्यक्तियों में प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और ये भिन्नताएं आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी के कारण होती है। अगला यहाँ पे दूसरा उत्तरजीविता का संघर्ष यानी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, जिनके कारण जीवों में भोजन, पानी, आश्रय और साथी के लिए इस प्रतिस्पर्धा होती है। केवल वे जीव जो सबसे अधिक अनुकूल होते हैं, इस संघर्ष से क्या होते सर? वो जीवित रह पाते हैं। तीसरा है यहाँ पे आपका प्राकृतिक चयन। क्या है सर? प्राकृतिक चयन बोले तो नेचुरल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त जीवों का चयन करती है, जो अपने पर्यावरण में जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, और इससे अनुकूल लक्षण वाली पीढ़ियों का क्या होता है? विकास होता है, और अनुपयुक्त लक्षण धीरे धीरे क्या हो जाता है सर? समाप्त हो जाता है। चौथा है यहाँ पे आपका अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन। तो समय के साथ जीव अपने पर्यावरण के अनुसार नई विशेषताएं विकसित करते हैं, जो उन्हें उत्तरजीविता मदद करती है, और यह अनुकूलन किसी आबादी में अस्थायी रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला आपका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये भाई साहब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अरे भैया प्रयागराज से हैं। सत्यम का एक कमेंट है यहाँ पे, थोड़ा देखना चाहेंगे। हाँ ये आया है सत्यम, ये डार्विनवाद वाला आया है, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ भैया। ये भैया प्रश्न है अगला यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। मनुष्य के नर जनतंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। चलिए देखते हैं, ये मनुष्य का नर जनतंत्र है। ये भैया आप फिगर बना लेना, जो मैं आपको दे रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न पर है आपके न्यू सिलेबस पे, तो इसको बना लेना। ये भैया आपका क्या है? इधर देखिएगा, ये दो ठो है जो ये ये है मूत्रवाहिनी। ये क्या है? आपका शुक्राशय है। ये देखिए, ये क्या है? आपका शुक्राशय है। ये क्या है? शुक्राशय है, ठीक है। और ये आपका जो होता है ये अधिवृषण है। ये शुक्रवाहिका है, यहाँ पे जो अधिवृषण जुड़ी होती है, बीच में जो होती है ये वृषण जालिकाएं होती हैं, और बीच में यहाँ पे वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। इधर बात करें, ये वृषण के अंदर की संरचना है, और ये हमारा क्या होता है? वृषण होता है। ये पूरा पूरा क्या होता है सर? ये यहाँ पे वृषण होता है। ये हमारा मूत्र मार्ग है, और ये हमारा क्या होता है? अग्र भाग होता है। और ये हमारा ये दोनों देखेंगे तो क्या होता है? शुक्राशय होता है। और ये देखिए यहाँ पे है ना, इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि यानी पुरस्थ ग्रंथि बोलते हैं, और इसके जस्ट नीचे कंदम मूत्र ग्रंथि पाया जाता है, और ये हमारा क्या होता है? मूत्राशय होता है। बस इतना आपको फिगर ड्रा करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आंख बंद करके यार इसको तैयार कर लो, काम खत्म। सर लिखना कैसे है, इसका पीडीएफ हम आपको दे दे रहे हैं, आप बढ़िया एक एक करके आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब इसको आप देखेंगे पीडीएफ में तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। मैं इसको सीधा यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले अगर हम बात करें, हेडिंग डालेंगे प्राथमिक जनन अंग, तो इसमें लिखेंगे वृषण पुरुष के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। अब वृषण के बारे में देखते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं तथा उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में स्थित होती हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका है आगे पॉइंट में, वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का क्या होता है सर? निर्माण होता है। अब यहाँ पे अगर प्रश्न बोला जाए तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शुक्रजन नलिकाओं में होता है। शुक्रजन नलिकाएं वृषण जालक में खुलती हैं, और वृषण जालक से 16 से 20 पतली पतली शुक्रवाहिकाएं निकलकर एपिडिडाइमस में जाकर क्या करती है सर? खुलती हैं, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे आपका
वृषण शुक्राणु बोले स्पर्म का निर्माण का कार्य करता है। ये विशेषकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करते हैं और ये जनन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। ठीक, अब अगर प्रश्न बोला जाए कि भाई साहब वृषण किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, और ये किस हार्मोन का निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण कौन करता है भैया, वृषण करता है। ठीक, अगला यहाँ पे आपका सहायक जनन अंग, तो इसमें लिखेंगे ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं और इन्हें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल होती है। सहायक नलिकाओं की बात करें तो ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है एपिडिडाइमिस। क्या होती है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होती है यह 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के अग्र पक्ष और भीतरी भाग में ढके रहती हैं। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित एवं क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। दूसरा होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होता है सर, शुक्रवाहिनी जो होता है वो एपिडिडाइमस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के अधर भाग में खुलती है। तीसरी है स्खलन वाहिनी। शुक्राशय से जो दो छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्रमार्ग में खुलती हैं और इन्हें स्खलन वाहिनियां कहा जाता है। और चौथा होता है पेनिस। तो यह मैथुन अंग है जो कि मूत्र मार्ग मूत्र मार्ग और वीर दोनों हेतु क्या होता है, साझा करता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ सहायक ग्रंथियाएं हैं, जैसे कि इन ग्रंथिकाओं का श्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है, जैसे शुक्राशय है और प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो शुक्राशय जो होता है यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा संरचना है और इसकी वृद्धि ग्रंथिल होती है। इसमें चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर का क्या करता है, मुख्य भाग बनाता है, और यह शुक्राणुओं को क्या पोषण और संरक्षण करता है। और अगला यहाँ पे आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। यह ग्रंथि मूत्रमार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है तथा कई पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का अम्लीय तरल क्या होता है सर, स्रावित होता है। शुक्राशय व प्रोस्टेट के स्राव मिलकर सेमिनल प्लाज्मा कहलाते हैं। यह शुक्राणुओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं सर, स्पर्म बनाते हैं, बोले तो वीर्य बनाते हैं। तीसरा होता है काउपर्स ग्रंथि। तो इन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथ भी कहते हैं। काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारीय व चिकने दो का क्या करती है सर, श्रावण करती है। ठीक, और यह मूत्र मार्ग से की अम्लीयता को समाप्त करता है तथा योनि मार्ग में पहुंचकर मैथुन को क्या करता है, सुगम करता है। अथवा में अब आपके मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आपके प्रश्न बनते हैं, तो मैं इनको भी करवा दे रहे हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो है प्लाज्मिड डीएनए। क्या यहाँ पे, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखिए। तो ये अंतर वाले प्रश्न बनेंगे। अंतर वाले जो प्रश्न बनेंगे हम आपको करवा देना, परेशान मत होइएगा। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखना है। तो एक तरफ लिखेंगे प्लाज्मिड डीएनए और दूसरी तरफ लिखेंगे गुणसूत्रीय डीएनए। बाकी यहाँ पे मैंने लिखवा दिया परिभाषा, उपस्थिति, स्थान, कार्य क्षमता, ये सब लिखवाया है। बाकी आप इसको ऐसे से बना के लिख सकते हैं। ठीक, तो इस इधर डालिए प्लाज्मिड डीएनए, इधर डालिए गुणसूत्रीय डीएनए, और ये पेपर में आपके बने हुए प्रश्न है। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, यह एक छोटा वृत्ताकार डीएनए अणु है जो बैक्टीरिया में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। गुणसूत्रीय डीएनए यह एक बड़ा रैखिक डीएनए अणु है जो जीवों में गुणसूत्र रूप में पाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए बात करें तो यह बैक्टीरिया और कुछ यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है, और गुणसूत्रीय डीएनए यह सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में पाया जाता है। उसके बाद प्लाज्मिड डीएनए की बात करें तो यह जीवों में अतिरिक्त जीन या एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करता है, और यह सभी आवश्यक जीवनों को नियंत्रित करता है और जीवन के लिए आवश्यक है। अगला इसमें लिखें तो स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकता है ये, और इसमें कोशिका विभाजन के समय ही ये प्रतिकृति करता है। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे न्यूक्लियज और एंडोन्यूक्लियज एंजाइम में अंतर, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियज और एंडोन्यूक्लियज एंजाइम हमें अंतर लिखना है। तो एक तरफ डालेंगे एक्सोन्यूक्लियस, दूसरे तरफ लिखेंगे एंडोन्यूक्लियज। चले एक्सोन्यूक्लियज में देखते हैं तो डीएनए अणु के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को काटता है, और एंडोन्यूक्लियज डीएनए अणु के भीतर विशेष स्थानों पर न्यूक्लियोटाइड को यह काटता है। यहाँ पे ध्यान देना, डीएनए अणु के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को काटता है कौन, एक्सोन्यूक्लियस, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए अणु के भीतर विशेष स्थानों पर न्यूक्लियोटाइड को काटता है कौन, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के अंत से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है, डीएनए के अंत से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है कौन, एक्सोन्यूक्लियस। और डीएनए अणु के बीच में
न्यूक्लियोटाइड को हटाता है एंडोन्यूक्लियस। ये अंत से हटाएगा, ये बीच में हटाएगा। ठीक, आगे लिख लो यहां पे, आगे लिख लीजिए यहां पे, जो एक्सोन्यूक्लियस होता है यह डीएनए के क्रमिक अंत विश्लेषण में किया जाता है, और एंडोन्यूक्लियस जीन क्लोनिंग और आणविक जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो ये रहा भैया आपका क्लास 12th बायोलॉजी का सेट 1 जो कि महाभारत बैच में यहाँ पे मैंने सॉल्व कराया है, और इसका जो पीडीएफ ये महाभारत बैच में आपको मिल जाएगा, और ये डेमो ग्रुप में पहली क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। जो बच्चे यूट्यूब वाले हैं देख लीजिए हम कैसे महाभारत में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं, और वो पेपर सर सेलेक्ट करते हैं जो आपके सर बोर्ड में आएगा। तो ये रहा महाभारत बैच का सेट नंबर 1, और जो यूट्यूब से बच्चे हैं वो जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और महाभारत बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।